मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, बीए सेकंड ईयर, इंडियन इकोनॉमी के विद्यार्थियों को आज भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम क्या रहे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में जानकारी दूंगा। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े। इसको अपन कुछ पॉइंट्स के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये है कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का बिखराव हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के पूर्व गांवों की सामाजिक व्यवस्था में जो सहयोग, सहिष्णुता और एकता थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था लागू करने तथा कृषि के व्यवसायीकरण से धीरे धीरे बिखर गई। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से जहां एक और कृषकों का शोषण होने लगा, वहां दूसरी ओर ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में शोषक एवं शोषित वर्गों का जन्म हुआ, जो परस्पर एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, कृषि क्षेत्र में दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकाधिक भू राजस्व के लिए कृषकों से अधिकाधिक लगान की नीति का अनुसरण किया। बहुत ज़्यादा रेंट लिया जाने लगा फार्मर्स से। परिणाम स्वरूप 1793 में बंगाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में तथा बाद में सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा ने कृषि के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मुंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा से भूस्वामी को लगान जमा कराने का उत्तरदायित्व सौंपा। इन दोनों प्रथाओं से जहां ब्रिटिश सरकार ने एक और अपने शासन के पिट्ठुओं की फौज तैयार की, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा भारी भू राजस्व वसूल से किसानों के शोषणों का दौर निरंतर बढ़ता गया। कहने का मतलब ये है कि फार्मर्स जो है, जो अपनी उपज उगाता था, उसकी उपज में से उसको बहुत ज़्यादा भू राजस्व जो है वो अंग्रेज जो है वसूलते थे। इन शासकों एवं जमींदारों की, जागीरदारों की रुचि अधिकाधिक भू राजस्व संग्रहण में थी, न कि कृषि के विकास और विस्तार में। सिंचाई सुविधाओं का नितांत अभाव रहा। उससे कृषि योग्य भूमि के केवल 20% में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी उस समय। और इन जमींदारों की फौज उन्होंने तैयार खड़ी की, और इन जमींदारों ने न केवल कृषकों का शोषण किया, वरन शोषण के धन को शराब और अनुत्पादक कार्यों पर खर्च किया। इससे बचत और निवेश में कमी से कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता का स्तर नीचे गिरता गया। क्या परिणाम हुआ इसका? इससे यह हुआ कि बचत और निवेश में कमी हुई और उससे कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता का स्तर नीचे गिरा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पिछले 40 वर्षों में जहाँ जनसंख्या में 40% की वृद्धि हुआ, खाद्यान्न उत्पादन केवल 12% बढ़ा, जिससे कृषि विकास की दर स्वतंत्रता प्राप्ति तक केवल 0.5% तक ही पहुंच ही पाई। कृषि उत्पादन के नीचे स्तर, वैज्ञानिक कृषि के नितांत अभाव और कृषि वित्त की कमी तथा साहूकारों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषि में अकालों ने कृषकों को दरिद्र, भाग्यवादी और पराश्रित बना दिया। तीसरे पॉइंट में अपन स्टडी करते हैं, भारत में अकालों की पुनरावृत्ति बढ़ी। कृषि के व्यापारीकरण, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से शोषण, देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। कृषि उत्पादन के नीचे स्तर से ब्रिटिश शासनकाल में अकालों की पुनरावृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1765 से 1858 के बीच 12 भीषण अकालों तथा 4 बड़े अभावों के वर्ष झेलने पड़े, और जबकि 1860 से 1908 के बीच 49 ईयर्स के ब्रिटिश शासन में 20 भीषण अकाल पड़े। 1943 के बंगाल के भीषण अकाल ने लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख लोगों को अकाल मौत की गोद में सुला दिया। कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों ने किसी भी तरह से फार्मर्स के हितों की रक्षा नहीं की, और जब अकाल प्रबंधन में वो पूरी तरह से फेल रहे। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का भी पतन हुआ। ब्रिटिश शासकों की नीति भारत को ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादक बनाने
तथा कृषि से अधिकाधिक भू राजस्व वसूली की रही। जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे, उनका एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भारत को एक कच्चे माल का उत्पादक बनाए रखें, और ये कच्चे माल जो है इंग्लैंड को जाता था और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनती थी, और उन फिनिश्ड गुड्स का वापस जो है निर्यात भारत को किया जाता था। इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है चरमराई। और दूसरा उनका जो एम था वो था अधिकाधिक भू राजस्व वसूली का था, और दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से जमींदार और जागीरदार किसानों का शोषण करते रहे। ब्रिटिश सरकार ने कृषि विकास तथा किसानों की सहायता के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। भूमि के उपखंडन एवं उपविभाजन की प्रक्रिया निरंतर तेज हो गई। लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो और ज़्यादा छोटी होती गई, और कृषि पतन ने भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों को आर्थिक दरिद्रता से उन लोगों का कस्बों और शहरों की ओर पलायन को मजबूर हुए हो। कृषि में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जो पूर्णतः स्वामियों की दया के पात्र बन बैठे। अगला पॉइंट अपन देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में उद्योग एवं हस्तकलाओं का पतन हुआ। ब्रिटिश शासनकाल की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों एवं हस्तकलाओं को पतन की तरफ धकेला। ब्रिटिश शासक भारतीय उद्योगों का खून कर उनकी लाश पर ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की सफलता का ताजमहल खड़ा करना चाहते थे। यही कारण था कि ब्रिटिश शासकों ने अपनी औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए भारत को कच्चे माल का उत्पादक तथा उनके निर्मित माल का उपभोक्ता बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने भारत के दस्तकारों को बर्बरतापूर्ण यातनाएं देकर कलात्मक वस्तुओं के निर्माणों को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, जो हमारी यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, और भारत में उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करते थे, कृषि पे आधारित, जो कि कच्चे माल का उत्पादन करते थे, और उसको प्रोसेस होने के लिए इंग्लैंड में भेजा जाता था। उस नीति के कारण हमारे किसानों की दुर्दशा हुई। ब्रिटेन में भारत के निर्मित माल के निर्यात में कई रोड़े अटकाने तथा प्रतिबंध लगाने से भारत के औद्योगिक निर्यातों में कमी आई। भारत में ब्रिटिश उद्योगों के माल को खपाने, दूर दराज तक के गांवों में पहुंचाने, मशीन निर्मित सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा समृद्ध शहरी लोगों की रुचि और फैशन में परिवर्तन के साथ साथ राजा महाराजाओं के द्वारा हस्तकलाओं के माल को संरक्षण के अभाव में घरेलू उद्योगों का पतन हुआ। फिर भारत में औद्योगिक उद्योगों की स्थापना का दौर ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुआ, जिसमें उपभोग उद्योगों की प्रधानता रही, जबकि पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों का विकास नगण्य रहा। औद्योगिक विकास की औसत वार्षिक दर केवल 1% से 1.5% तक ही पहुंची। औद्योगिक पिछड़ापन ब्रिटिश शासनकाल में लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन और नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना की धीमी गति से राष्ट्रीय आय में उद्योगों का भाग स्वतंत्रता प्राप्ति तक केवल 10% से 12% तक पहुंच पाया, जबकि कृषि का 50% से 51% भाग था। औद्योगिक रोजगार में कुल श्रम संख्या का केवल 9% भाग था। औद्योगिक उत्पादन का स्तर नीचा और विदेशी आयातों पर आश्रितता बढ़ गई। हमारी इकोनॉमी में एक ऐसा स्क्यूड ट्रेंड स्थापित हुआ कि हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहने लगे। भारत को मशीनरी, सीमेंट, कास्टिक सोडा, साइकिलें, पंखे आदि के लिए 60 से 80% तक विदेशी आयातों पर आश्रित रहना पड़ता था। उद्योगों के लिए विद्युत शक्ति का भी नितांत अभाव रहा, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में विद्युत विकास के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। कुल विद्युत शक्ति क्षमता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 13.96 लाख किलोवाट थी, जिसमें जल विद्युत क्षमता केवल 4 लाख किलोवाट थी। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिश रूल के भारत के लिए ज़्यादातर नेगेटिव ही रहे। हालांकि कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ कि एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी वस्तुओं में ना होके सिर्फ ऐसी वस्तुओं में था जो बेसिक इंडस्ट्रियल गुड्स थी, थोड़ी थोड़ी वो स्टार्ट हुई। ठीक है, थैंक यू।